क्या हाल चाल क्लास 10th कैसे हो सारे के सारे। गाइस आज मैं तुम सबको पढ़ाने वाला हूँ पॉलिटिकल पार्टीज सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 और सबसे प्यारा चैप्टर। इसमें हमें पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ना है, उनकी नेसेसिटी के बारे में पढ़ना है कि भैया क्यों ज़रूरी है पॉलिटिकल पार्टीज। और फिर हमें पॉलिटिकल पार्टीज के वो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नाम भी पढ़ने हैं, जैसे कांग्रेस, बीजेपी। तो शुरू करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज वो पार्टी होती है जो कि पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि ये कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो कि इलेक्शन को कह सकते हैं लड़ता है, और जब वो जीत जाए तो वो गवर्नमेंट को की पावर को होल्ड करता है, यानी कि संभालता है। और ये जो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं ये कुछ लॉज वगैरह भी बनाने में हेल्प करती हैं, और ये कह सकते हैं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये पब्लिक ओपिनियन को शेप करती हैं। और ये फीचर्स बता रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टीज़ के। और जो अपोजिशन होता है, जो पार्टी हार गई होती है, वो भी बहुत ज़्यादा काम आती हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिसीज़ वगैरह लॉन्च करती रहती हैं जनता के लिए, और ये कुछ फीचर्स हैं इनके। ठीक है, ये पेपर में पूछ लेता है। ये देखो पूरे के पूरे 7 फीचर्स हैं, एक एक को याद कर लेना। पहला है सबसे पहला तो वही है इलेक्शन को लड़ना। दूसरा यही है कि पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं वो डिफरेंट पॉलिसीज़ को लॉन्च करती हैं। तीसरा जो लॉज वगैरह बनाती हैं, ये रन करती है, फॉर्म करती है गवर्नमेंट को। अपोजिशन भी इम्पोर्टेंट रोल है, और ये पब्लिक ओपिनियन को शेप करती हैं। और यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है, देखो जो आम जनता होती है ना, वो उसके पास वो एक्सेस नहीं होता कि वो गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट या बड़ी गवर्नमेंट के पास अपनी मांग रख सके। जैसे किसानों को एमएसपी प्राइस बढ़ाना है तो किसान डायरेक्ट सरकार के पास नहीं जा सकते ना, क्योंकि सरकार के पास बहुत ज़्यादा काम होता है। तब पॉलिटिकल पार्टीज किसानों की हेल्प करती हैं कि है ना, हम आपकी मांग को पार्लियामेंट में रखेंगे ताकि एमएसपी का प्राइस बढ़ सके। समझे मेरी बात को। पॉलिटिकल पार्टीज ज़रूरी क्यों है? देखो, मान लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिट ही नहीं करती, तो क्या देश में कोई बड़े डिसीजन आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिकल पार्टीज के बिना एग्जिट ही नहीं करेगी ना। लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में ही सोचेंगे। जिस ज़िले के वो बने हैं मेंबर, वो उसी के बारे में सोचेंगे, देश के बारे में कोई सोचेगा नहीं। समझ पा रहे हो? डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगी। और बात करें कोई बड़े डिसीजन नहीं आ पाएंगे ना, तो कोई पॉलिसीज़ भी नहीं चेंज कर पाएगा। ठीक है। और नो कैंडिडेट विल रिस्पॉन्सिबल ऑफ द कंट्री एज होल। इलेक्टेड कैंडिडेट विल बी अकाउंटेबल फॉर देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि जो कैंडिडेट हैं वो, मैंने वही बताया ना कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सोचेंगे। और बात करें तो यही सब होगा। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारे पास कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अब देखो, बेसिकली हमारे पास इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज 3 टाइप्स की होती हैं। कह सकते हैं पहला है 1 पार्टी सिस्टम, दूसरा है 2 पार्टी सिस्टम, और तीसरा है मल्टी पार्टी सिस्टम। 1 पार्टी सिस्टम वो होता है जिसमें एक ही पार्टी हमेशा एक ही पार्टी के बीच इलेक्शन होता है और वो ही जीतती है और गवर्नमेंट को रन करती है, जैसे कि चाइना। ये गुड है या बैड है? देखो, सबसे पहला इसका कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं होती। फिर 1 पार्टी सिस्टम में डेमोक्रेसी नहीं होती, क्योंकि भले एक ही तो पार्टी है। अब है ना, वो कैसे भी काम करे, लोगों वोट तो उसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। तो डेमोक्रेसी कैसे होगी है? दूसरा है 2 पार्टी सिस्टम। ठीक है। 2 पार्टी सिस्टम में 2 पार्टीज आपस में लड़ती हैं। यूके और यूएसए में ये 2 पार्टी सिस्टम होता है, उनके पास चॉइस होती है। लेकिन इंडिया में है मल्टी पार्टी सिस्टम। हमारे पास चॉइस है तो बहुत सारी है, यहाँ तक कि कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट भी बनती है, जो कि तुम्हें पता ही होगा क्या होता है। नहीं भी पता, आगे जाके बता दूंगा मैं इस चैप्टर में। अब बताओ कौन सी पार्टी सिस्टम बेस्ट है? बेसिकली कुछ बोलो ना, सही बात, एनसीईआरटी की बात माने ना, ये सवाल ही गलत है। वो कहते नहीं है कि कोई क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा हो मैथ में, अरे इस क्वेश्चन ही गलत है। तो यही वाला है कि ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, वो डिपेंड करती हैं बाय देयर कल्चर, बाय देयर रीजनल डाइवर्सिटीज़, बाय देयर हिस्ट्री। अब
इंडिया में है ना, हम वन पार्टी सिस्टम या टू पार्टी सिस्टम नहीं ला सकते, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारी रीजनल डाइवर्सिटीज़ हैं। इसलिए यहाँ पे है ना मल्टी पार्टी सिस्टम बढ़िया चलेगा। और दूसरी तरफ है ना कोई ऐसा देश ले लो जहाँ पे एक धर्म के ही लोग रहते हो, तो उनके लिए टू पार्टी सिस्टम सही चल रहेगा। समझ पा रहे हो? क्योंकि उनके अंदर रीजनल डाइवर्सिटीज़ नहीं है। समझे मेरी बात को? नहीं समझे? आगे बता दूंगा। अब हमें पढ़ना है नेशनल पार्टीज़ के बारे में। अब देखो, हर पार्टी जो होती है वो रजिस्टर करती है इलेक्शन कमिश्नर। जो इलेक्शन कमिश्नर होता है वो हर पार्टी को रजिस्टर करता है। अब जो इलेक्शन कमिश्नर होता है वो हर पार्टी को यूनिक सिंबल और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। ठीक है, रिकॉर्डेड बाय द इलेक्शन कमिश्नर। और जो पार्टी इलेक्शन कमिश्नर से कह सकते हैं रजिस्टर हो, उसे रिकॉर्गनाइज पॉलिटिकल पार्टीज भी कहते हैं। अब देखो, किसी पार्टी को अगर नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी बनना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, ऐसा तो है नहीं कि सड़क छाप कोई भी आ गया और बोल दे मैं नेशनल पार्टी बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। हर पार्टी को चूज करने के लिए बहुत ज़्यादा ही कह सकते हैं सपोर्ट चाहिए होता है। 6% वोट चाहिए होते हैं टोटल वोट्स लोकसभा इलेक्शन में। और एटलीस्ट 4 सीटें तो उसे जीतनी ही चाहिए लोकसभा में। समझ पा रहे हो? और स्टेट पार्टी की बात करें तो उनको 6% वोट चाहिए। स्टेट पार्टी मतलब रीजनल पार्टीज। जैसे दिल्ली में तो, एक सेकंड, दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी है वो तो नेशनल पार्टी है ना, वो तो पंजाब में भी है। और कोई भी एग्जांपल ले लो, मुझे नाम याद नहीं आ रहे क्योंकि मेरे को दिल्ली की पार्टी से ज़्यादा नाम नहीं पता। तुम देख लेना, अभी मैं देख के बता, कोई नहीं, बाद में बता दूंगा ना मैं। ठीक है, और बात करें स्टेट पार्टी, वही है 6% वोट चाहिए स्टेट लेजिस्लेटिव सेक्शन में और 2 सीटें चाहिए। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हमें बात करना है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, कुछ स्पेशल पॉलिटिकल पार्टीज़ में। तो सबसे पहले तुम एग्जांपल ले लो बीजेपी। बीजेपी याद रखना, बीजेपी 1980s के टाइम पे बनी थी और 1990 में वो अपने इलेक्शन को जीती थी, कोalition गवर्नमेंट बनाई थी। ठीक है, ऐसा मत टिक कर देना बीजेपी बनी 1926 में। नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी देखो, तुम्हें पता है पहले कांग्रेस जो सरकार थी वो ज़्यादा चलती थी, क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग कंपटीशन नहीं था। अब फिर 1990s में है ना बीजेपी का गठन हुआ। श्याम प्रसाद मुखर्जी ने है ना बीजेपी बनाई और उसके बाद बीजेपी चली। बीजेपी का सिंबल भी तुम्हें पता है, लोटस वगैरह है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो होता है एंशियंट कल्चर वैल्यूज़। मतलब इसकी आइडियोलॉजी यही है कि ये कल्चर वैल्यूज़ को प्रोवाइड करे, ये है ना हिंदुत्व को बढ़ाए। समझ पा रहे हो? फिर आई हमारे पास INC पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब देखो, कांग्रेस जो है ना सबसे पुरानी पार्टी है। तुम्हें पता भी होगा कि गांधी जी के टाइम पे भी कांग्रेस थी, उससे पहले भी कांग्रेस थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी कांग्रेस। चैप्टर 2 पढ़ा है ना नेशनलिज्म इन इंडिया, तुम्हें पता होगा कांग्रेस बहुत पुरानी है। 1885 में आई थी और इसकी आइडियोलॉजी थी सेक्युलरिज्म। और ये वीकर सेक्शन में है ना सुधार करना चाहती थी, जो माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें भी मतलब वो ही मिले राइट्स। फिर बात करें MSP पार्टी। अरे हाँ, कांग्रेस का जो सिंबल है वो हैंड वाला है। ठीक है, ये याद कर लेना। तुम्हें अगर इलेक्शन वगैरह तुम टीवी में न्यूज़ वगैरह देखते हो तुम्हें वैसे ही पता होगा ये सिंबल। फिर बात करें बहुजन समाज पार्टी। इसका सिंबल होता है एलिफेंट वाला। अब एलिफेंट क्या है? एक एनिमल है। और एनिमल कहाँ होता है? जंगल होता है। तो ये जो होते हैं ना, ये आदिवासी की प्रोटेक्शन के लिए इनका वो आइडियोलॉजी होती है कि आदिवासी हो गए, SC हो गए, ST हो गए, इनको राइट्स मिल सकें। ठीक है, ये आइडियाज़ फॉलो करते हैं, जैसे साहू महाराज फूले, नायकर, अंबेडकर, ये जो बहुत बड़े नाम हैं, इनको तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए दिल से, मतलब। तो इनके आइडियोलॉजी को अपनाते हैं। ठीक है, और इनका गठन हुआ था 1984 में, ये पार्टी बनी थी। तीसरी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। अरे हाँ, इसका सिंबल होता है फ्लावर एंड ग्रास। और इसकी एक ही आइडियोलॉजी थी जो कि थी सिंपल सी, नहीं पता, मैं बता देता हूँ।
इसकी आइडियोलॉजी थी कि ये सेक्युलरिज्म और फेडरलिज्म को बढ़ाए। इन दोनों का मतलब तुम्हें पता होगा अगर तुमने मेरे से पढ़े होगे तो। और इसका गठन किया था ममता बनर्जी ने। और हाँ, याद रखना, जो बहुजन समाज पार्टी है ना, इनका गठन किया था कांशी बाबा ने। मतलब इनका लीडर थे कांशी बाबा। गठन क्या बोल रहा हूँ, लीडर थे कांशी बाबा। और कांग्रेस के लीडर थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पेपर में एमसीक्यू में पूछ लेगा कांशी बाबा जी की पार्टी का क्या नाम था, तो तुम टिक कर देना कि बहुजन समाज पार्टी। और अगर देखो, पहला प्रधानमंत्री कौन बना था भारत का, वही जवाहरलाल नेहरू जी थे। उनकी पार्टी कौन सी थी, कह सकते हैं कि कांग्रेस थी। तो तुम वैसे ही याद कर लेना, ठीक है। और बात करें ममता बनर्जी AINC पार्टी की, और ये पार्टी थोड़ी नई नई पार्टी है। और अभी भी अगर तुम देखोगे ना, बंगाल का जो वो लीडर है ना, वो कौन है, ममता बनर्जी है। तो तुम रिलेट कर देना, ये पार्टी 1998 में ही आई थी। मतलब नई नई पार्टी है, ठीक है। MCQ में पूछेगा ना, जो सबसे ज़्यादा करीब हो ना, उस पार्टी को टिक कर देना। ऐसी एक और पार्टी थी, NSP, नेशनल कांग्रेस पार्टी, ठीक है। इसके ऊपर भी अभी जाते हैं। ये गांधी जी के सेक्युलरिज्म को अपनाती थी। देखो, दो, एक होता है सेक्युलरिज्म, एक होता है गांधीयन सेक्युलरिज्म। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इसका सिंबल क्लॉक वाला होता है। और एक दो पार्टी थी, एक थी CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और एक थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। अब ये क्या है, देखो, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ना, इसका गठन हुआ था, ये बनी थी 1925 में, ठीक है। और ये जो थी ना, ये कम्युनलिज्म को अपोज करती थी। और ये है ना, स्टैंड करती थी वर्किंग फार्मर्स के लिए। लेकिन फिर ये पार्टी पता है टूट गई, क्यों? क्योंकि जो तुम्हें पता होगा, वॉर हुई थी इंडिया और चाइना की 1964 में। तो कुछ लोग चाइना को सपोर्ट कर रहे थे, इसी पार्टी के कुछ मेंबर्स। तो इस पार्टी ने बोला कि अरे तुम हमारे देश में रह के गद्दारी कर रहे हो, तो फिर अलग कर दिया पार्टी से, ठीक है। तो ये 1964 में बनी थी, ठीक है। दिक्कत नहीं है, ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मेरे को लगा ये MCQ में आ सकता है, वो मैंने तुम्हें बता दिया है। बाकी की चीज़ें तुम याद कर लेना, ठीक है। अब देखो, पॉलिटिकल पार्टीज को कई सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। अब क्या चैलेंजेस हैं? सबसे पहला है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, उसमें अंदर जो डेमोक्रेसी नहीं होती है। मतलब दुनिया भर में डेमोक्रेसी फैलाने वाली पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है। वहाँ पे अगर कोई नीची पोस्ट का है, तो उसे वही कह सकते हैं कि वो कभी ऊंची पोस्ट में नहीं जा सकता। वही, क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है। एक जो लीडर होता है वही लीडर बना रहता है, तो कहाँ से? दूसरा है कि डायनेस्टिक सक्सेशन। ये क्या है, इतना भारी बड़ा है? सिंपल सी बात है, नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं ये लोग, नहीं समझे? देखो, तुमने देखा होगा कि पहले क्या चलता था कि राजा का बेटा है, वो राजा बन गया, फिर उसका बेटा राजा बन गया। तो ये जो चेन चलती है ना, इसको बोलते हैं नेपोटिज्म। यही चीज़ पॉलिटिकल पार्टीज में होती हैं। जो बड़े लीडर्स होते हैं ना, उनके फैमिली मेम्बर्स या उनकी जान पहचान के लोग ही है ना, पॉलिटिकल पार्टीज में है ना, नए लीडर बन जाते हैं। तो जो वहाँ पे मेंबर्स काम कर रहे होते हैं ना, जो एक्चुअली अच्छा काम कर रहे होते हैं ना, उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। और बल्कि लीडर बन जाते हैं जो कि है ना, इनसफिशियंट हैं, काम भी ढंग से नहीं करते। लेकिन यही है कि वो लीडर के जान पहचान के हैं, तो बस बन गए लीडर। तीसरा है मनी एंड मसल पावर। तुमने ये बात तो सुनी होगी कि देखो, जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वो पैसों का लालच देती हैं कि हमारे पार्टी को वोट करो, हम ये करेंगे वो करेंगे। अभी देखो, दिल्ली में इलेक्शन चल रहे हैं ना, तो कोई पार्टी 2100 रुपये दे रही है, तो कोई एक पार्टी 2500 रुपये दे रही है। बात वही है, पर क्या ही बोले, जो मनी के, इसी को ही मनी एंड मसल पावर बोलते हैं। लोग ताकत के दम से, पैसों के दम से वोट खरीदते हैं। या फिर जब पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है, तो अपना रुतबा दिखाने लगती हैं, हमारी मांगे पूरी नहीं करती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल तुम ले सकते हो, अभी अभी भी यही चीज़ें चलती हैं इंडिया में। अब पर क्या ही कर सकते हैं। और चौथा है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। क्योंकि देखो, किसी ने सच ही बोला है, जब कोई बंदा पॉलिटिक्स में जाता है ना, तो उसका माइंड ऑटोमेटिकली करप्ट हो जाता है। इसी प्रकार से आजकल लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं बची है पॉलिटिकल पार्टीज को चूज करने की, क्योंकि उन्हें सारी पार्टी एक जैसी दिखती हैं। हर पार्टी में कोई ना कोई ऐसा मेंबर होता है ना,
भले वो पार्टी अच्छे से काम कर रही हो, लेकिन वो एक मेंबर होता है ना जो घपले कर देता है, तो पार्टी की इमेज खराब हो जाती है। इसी के कारण है ना, जो वोटिंग होती है ना, उसमें बहुत से इंडियंस वोट नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि सारी पार्टी तो एक जैसी है, अब क्या ही वोट करना। समझ पा रहे हो? ठीक है। तो पार्टीज को हम सुधार कैसे सकते हैं, तो इसी के ऊपर कुछ कुछ चेंजेस हैं, कुछ कुछ हमें बताया गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने चेंज करे थे। सबसे पहला है एंटी डिफेक्शन लॉ। अब ये क्या है, देखो, जैसे मान लो मैं कोई इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मेरी पार्टी है, मान लो कोई भी मेरी पार्टी है, माचिस की पार्टी, ठीक है। तो जब मेरी पार्टी जीत गई, मैं तो लीडर बन गया, लेकिन जब मैगी की पार्टी ने है ना मुझे इनविटेशन दिया ना कि मेरी पार्टी में ज्वाइन हो जाए, तो मैं उसकी पार्टी में चला जाऊंगा। इससे जो वोटर्स ने है ना मुझे माचिस मेरे लिए वोट किया था ना, माचिस की पार्टी को, वो फिर वही उनके साथ गद्दारी हो जाएगी, क्योंकि उन्हें मैं पसंद था उन लोगों को। अब मैं दूसरी पार्टी में चला गया, तो बस इसी को ही बोलते हैं डिफेक्शन। जब कोई मेंबर है ना दूसरी पार्टी में चला जाता है बाय देयर मनी वगैरह के लिए, उसको बोलते हैं डिफेक्शन। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने एंटी डिफेक्शन लॉ लाया था। जो क्या था, सिंपल सी बात है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ था उसमें है ना, अगर कोई बंदा है ना पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर रहा है ना, तो उसे उसकी पोस्ट भी खोनी पड़ेगी। ठीक है, समझे? फिर मैंडेटरी कर दिया कि एफिडेविट, मतलब एफिडेविट कह सकते हैं कि अगर कोई बंदा पॉलिटिकल पार्टी में जा रहा है, कोई कैंडिडेट अगर पार्टिसिपेट कर रहा है पॉलिटिकल पार्टी में, तो उसे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अपनी डिटेल्स और प्रॉपर्टीज़ और अपने क्रिमिनल सारे केसेस, उन सबको जब वो कराना पड़ेगा, मतलब कह सकते हैं इस सब का एफिडेविट देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ताकि वो दुनिया को बता सके कि जो बंदा इलेक्शन लड़ रहा है वो कैसा है। एंड देन थर्ड है कि अब पॉलिटिकल पार्टीज को भी टैक्स देना पड़ेगा यार, वही है। फिर कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो कि होने चाहिए, जैसे इंटरनल इलेक्शंस हो, और है ना 1/3 सीट्स को रिजर्व कर दिया जाए वुमेन्स के लिए, और स्टेट फंडिंग हो। ठीक है। तो बस यही छोटा सा प्यारा सा चैप्टर था, आई होप तुम लोगों को पसंद आया होगा। 11 पेज का छोटा चैप्टर था। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।